हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल बैंकिंग एंड फाइनेंस विद गोपी में स्वागत है। आज मैं आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लैप LAP या पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी उसके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने में हमें किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, EMI NMI जैसे के बारे में आपको बताऊंगा, लोन टू वैल्यू के बारे में बताऊंगा, आपकी सिबिल कितनी होनी चाहिए इस लोन को लेने के लिए उस बारे में बताऊंगा, बैंक में हमें अपने प्रॉपर्टी के कौन कौन से डॉक्यूमेंट मॉर्गेज करने होते हैं इस बारे में बताऊंगा, रिपेमेंट पीरियड के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता क्या है। जो हमारा घर होता है या कोई भी हमारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है उसके अगेंस्ट जो बैंक हमें लोन देता है उसी को हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं। दोस्तों, ये भी एक तरह का होम लोन का प्रकार है, परंतु होम लोन में तो हमें नया या पुराना घर खरीदने के लिए लोन मिलता है, या घर के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन मिलता है, या रिपेयर रिनोवेशन के लिए लोन मिलता है, या फर्नीचर फिक्सचर के लिए लोन मिलता है, जबकि लैब कंप्लीट बने हुए घर पर मिलता है। अंडर कंस्ट्रक्शन अगर प्रॉपर्टी है या अंडर कंस्ट्रक्शन घर है तो बैंक उस पर हमें लोन नहीं देगा, और साथ में उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री या सेल डेट भी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर बोरोवर की रजिस्ट्री पेंडिंग है तो उसको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं मिलता है। पर्पज क्या है, मतलब किस पर्पज के लिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिलता है? आपका कोई भी पर्सनल पर्पज हो, एजुकेशन हो, बच्चे की मैरिज हो, कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके लिए बैंक आपसे अंडरटेकिंग ले लेगा कि मतलब आप कहाँ पे खर्च करेंगे, पर ये कंफर्म नहीं करेगा कि आपने वहां पे खर्च किया है नहीं किया। इसके लिए बैंक कोई कुछ नहीं करता है। दोस्तों, मैं देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट ओपन करता हूँ, इसके बारे में मैं आपको डीपली बताऊंगा, इसके फीचर्स के बारे में, इसकी प्रोसेसिंग फीस के बारे में, इसके पर्पज के बारे में। अब दोस्तों, ये है SBI की ऑफिशियल वेबसाइट, लोन अगेंस्ट मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वही लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लैब या पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी PLAP। अब हम इससे सबसे पहले फीचर देखते हैं कि फीचर कौन कौन से हैं। फीचर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मिनिमम लोन अमाउंट, हमको बैंक कितना मिनिमम लोन अमाउंट देगा। बैंक के अनुसार इसमें हमें 10 लाख रुपए मिनिमम लोन अमाउंट मिल सकता है, यानी कि हमें 10 लाख से कम लोन नहीं मिलेगा। मैक्सिमम लोन अमाउंट हमें मिलता है 5 करोड़, 5 करोड़ तक हम लोन ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एज मेंशन हियर अंडर। ये आपकी सब लोकेशन, प्रॉपर्टी किस लोकेशन पे है इसके अनुसार है। अगर आपकी प्रॉपर्टी नॉन BPR अर्बन सेंटर पे है तो आपको 1 करोड़ तक का मिल जाएगा, मतलब छोटा मोटा शहर है तो आपको 1 करोड़ तक का मिल जाएगा। आपका अगर बड़ा शहर है विद इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया, जो अगर आपका शहर NCR में आता है, मुंबई में आता है, पुणे में, चेन्नई में, अहमदाबाद में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, सेंटर में, तो आपको 5 करोड़ तक मिल जाएगा। ऑल अदर BPR सेंटर आपको 2 करोड़ तक का लोन मिल जाएगा। एट रूरल या सेमी अर्बन सेंटर है, अगर उसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। अब बात करते हैं LTV, लोन टू वैल्यू। LTV रेशियो के बारे में मैं बताऊंगा। इसमें लिखा है लोन अमाउंट अप टू ₹1 करोड़, LTV रेशियो 65%। मतलब अगर आप 1 करोड़ तक का लोन लेते हैं तो आपका जो लोन टू वैल्यू 65% ऐसे समझिए, जैसे अगर आप जो बैंक का वैल्यूअर होता है, अप्रूव वैल्यूअर, वो आपके घर की वैल्यू निकालेगा। अगर उसके अनुसार आपके घर की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है तो आपको 65 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और लोन अमाउंट 1 करोड़ एंड अप टू 5 करोड़, LTV रेशियो 60%। अगर आपको लोन अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपका जो LTV रेशियो हो जाएगा वो 60% हो जाएगा, लोन टू वैल्यू 60%। मान लिया आपके घर की कीमत 2 करोड़ है तो आपको 60% उसका 1 करोड़ 20 लाख रुपए मैक्सिमम लोन मिल सकता है। ये मैंने थोड़ा छोटा कर लिया ना, ताकि सबको अच्छे दिखे। अब इनकम की बात करते हैं। मिनिमम नेट मंथली इनकम, मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए? एज पर बैंक 25,000 रुपए पर मंथ मिनिमम इनकम होनी चाहिए, साल की 3 लाख रुपए पर एनम इनकम होनी चाहिए। रेगुलर इनकम होनी चाहिए, मतलब पर मंथ आपके अकाउंट में इनकम आती रहनी चाहिए। और इनकम का प्रूफ जैसे सैलरी स्लिप होती है वो आपको देनी है, एक फॉर्म 16 होता है वो देना है, और फॉर्म 16 सब इनकम टैक्स रिटर्न, या तो वो बैंक बचे या तो फॉर्म 16 लेता है या इनकम टैक्स रिटर्न होता है उसके रिगार्डिंग। ये बताता हूँ मैं आपको, लिखा है अगर आपकी इनकम कम पड़ रही है, मान लिया कोई लोन लेना चाह रहा है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है, और उसकी वैसे तो एलिजिबिलिटी है घर के अनुसार और उसकी इनकम के अनुसार उसकी एलिजिबिलिटी कम है, तो वो अपनी वाइफ को, यानी कि स्पाउस को, बच्चों को, पेरेंट को, सिबलिंग को, भाई बहन को, किसी को भी
अपने उसमें ऐड कर सकता है। अगर प्रॉपर्टी 2 लोगों के नाम है तो दोनों को ऐड होना पड़ेगा, 3 लोगों के नाम है तो तीनों को ऐड होना पड़ेगा, वो जरूरी है, तो एप्लीकेंट उनको बनना पड़ेगा। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करते हैं तो 70 ईयर, और ये जो मैक्सिमम एज लिमिट लिखी है 70 ईयर, ये आप समझ लें 70 ईयर तक आपको पूरा लोन पे करना है। यानी कि अगर आपने 60 साल की एज में लोन लिया तो आपको 70 साल तक पे करना है, यानी कि आपको फिर 10 साल ही मिलेंगे। पर्पज मैंने आपको बता दिया, एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, हेल्थ केयर के लिए, किसी के लिए भी आप ले सकते हैं, पर्सनल पर्पज है। इसमें देखो ये लिखा था एंड यूज ऑफ द फंड विल बी इंसिस्टेड अपॉन, एंड यूज ऑफ फंड बैंक इंसिस्ट नहीं करता है, नो डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं लगा आपका एंड फंड के लिए। बिजनेस पर्पज के लिए लोन आपको नहीं मिलता है, लोन अंडर एसबीआई लैब विल नॉट बी परमिटेड फॉर बिजनेस पर्पज, बिजनेस पर्पज के लिए आपको ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। जो लोन टू वैल्यू है वो आपकी जो बैंक वैल्यूएशन कराता है वो विद इन 3 मंथ की होनी चाहिए, मोर देन 3 मंथ की वैल्यूएशन बैंक नहीं मानता है, मतलब 3 महीने पुरानी वैल्यूएशन है तो अब बैंक आपकी नई वैल्यूएशन कराएगा। और आपका लोन अगर 1 करोड़ से ज्यादा है या उसकी गाइडलाइन वैल्यू 20% से ज्यादा है तो वहां पर 2 वैल्यूएशन रिपोर्ट बैंक आपसे ले सकता है। वैल्यूएशन रिपोर्ट वैल्यूअर बनाते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं, आपको केवल फी पे करनी होती है वैल्यूएशन की। क्या क्या बेनिफिट है एसबीआई से अगर हम लेते हैं, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशन में आपकी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहेगी। आप एसबीआई किसी भी ब्रांच में जाके ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्ट लोन जो होगा मंथली या डेली बेसिस पे रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर होगा, मतलब जितना आप पैसा जमा करते जाएंगे तो ऐसे ऐसे आपका प्रिंसिपल इंटरेस्ट कम होता जाएगा। लोएस्ट प्रोसेसिंग चार्ज लोएस्ट रहेंगे। लोन रिपेमेंट पीरियड ऑफ 180 मंथ, यानी कि आपको 15 साल के अंदर लोन पे करना है। पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में मैक्सिमम 15 ईयर मिलती है, ये एसबीआई के अनुसार है। एसबीआई अगर आप एसबीआई से लेते हैं तो 180 मंथ काफी होते हैं। नो हिडन कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होगा इसमें अलग से। नो प्री पेमेंट पेनल्टी, अगर आप समय से पहले बंद करते हैं, मान लिया आपने 15 साल के लिए लोन लिया और आपके पास कहीं से आपका फंड आ गया, कुछ आ गया, तो आप समय से पहले भी जमा कर सकते हैं, उसके लिए कोई पेनल्टी बैंक आपको नहीं लेगा। तो लिखा नो प्री पेमेंट पेनल्टी, कोई पेनल्टी नहीं है। You can have surplus fund at any time, thereby conveniently reducing your loan liability and interest burden। मतलब आपके पास अगर सरप्लस फंड है तो आप किसी भी समय अपनी सुविधा के अनुसार उसको लोन खाते में जमा कर सकते हैं, जो आपकी जिम्मेदारी को, इंटरेस्ट के बर्डन को कम करेगा। ये तो इसके फीचर हो गए। अब इसकी एलिजिबिलिटी मतलब कौन कौन इसको ले सकता है। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल में एम्प्लॉय हो, मतलब चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय, ऐसा कुछ कोई भी ले सकता है। प्रोफेशनल्स हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, एनआरआई को भी ये लोन दिया जा सकता है। और इंटरेस्ट सबसे अब मेन बात हमारी इंटरेस्ट एंड फी की बात करते हैं कि इंटरेस्ट वगैरह क्या दिया जाता है। इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट के स्लैब है। अगर हम 1 करोड़ तक का लोन लेते हैं अप टू 1 करोड़, तो इसमें क्या है, जो 1 ईयर की एमसीएलआर है उसका 1.6% अबव, लगभग ये नॉर्मली आप ये मानिए 9 से 9.5-10% तक बैठता है। अलग अलग होता है, सिविल किसी कम होती है, सिविल जिसकी ज्यादा होती है उसको ये इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। कभी कभी फेस्टिवल सीजन चलते हैं, जैसे दीपावली हुआ, तो उस पर भी बैंक अपने रेट कम कर देता है, या लेडीज के नाम बोलते तो भी बैंक अपने रेट कभी कभी कम कर देता है। ये कंडीशनल है, ये ऑफर कभी कभी आते रहते हैं। अगर 1 करोड़ से ऊपर होगा, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक तो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा, 2.1, देखो यहाँ पे 0.5 अंतर आ गया। और अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो 2.5, यहाँ पे 0.40 का अंतर आ गया हमारे पास। इंटरेस्ट रेट विल बी रिसेट एट एंड ऑफ एवरी ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट डिफरमेंट। जिस मंथ आपको डिफरमेंट हुई है अगले साल जो एमसीएलआर होगी उसके अनुसार आपका रेट घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। रिपेमेंट पीरियड की बात करते हैं, रिपेमेंट इसमें लिखा 15 साल, तो 15 ईयर के अंदर आपको ये लोन जमा करना है। अगर वैल्यू उसकी एज बताएगा कि फी लगभग लाइफ एक्सपेक्टेड कितनी है। मान लिया 15 साल आपकी उसकी प्रॉपर्टी की लाइफ और बचेगी, 15 साल बाद आपका घर जो है खराब हो जाएगा इंजीनियर के अनुसार, तो आपको 10 साल तक के लिए लोन मिलेगा, नहीं 5 साल कम। 5 years more than the loan tenure. Provision fees as per bank website 1% of loan amount plus current tax, maximum 50,000 plus current tax।
यानी कि अगर आप 1 करोड़ 2 करोड़ का लेते हैं तो फिर 50,000 तो टैक्स से ज्यादा नहीं लगेगी। इसमें भी कभी कभी बैंक के ऊपर आते रहते हैं दीपावली पे या किसी फेस्टिवल सीजन पे या किसी भी सीजन पे आते रहते हैं, फिर भी कभी कभी ये फीस वेव भी हो जाती है। ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है और बैंक टू बैंक अलग भी होती है। टाइप ऑफ लोन, ओनली टर्म लोन विल बी सैंक्शन एंड नो ओवरड्राफ्ट विल बी सैंक्शन। केवल आपको टर्म लोन मिलेगा, आपको पर मंथ ईएमआई देनी है, जो लिमिट है सीसी लिमिट वो बैंक आपको इसके ऊपर नहीं देगा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की बात करें तो आपकी जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है उसको बैंक मॉर्गेज कर लेगा, इक्विटेबल मॉर्गेज कर लेगा। प्रॉपर्टी कैसे होनी चाहिए, नॉन इनकम्बर्ड होनी चाहिए, मतलब उसके ऊपर किसी और बैंक का चार्ज ना हो, नॉन एग्रीकल्चर वो कृषि की भूमि ना हो और सर्टेन कंप्लाइंट होनी चाहिए आपकी प्रॉपर्टी। नो सेकंड एग्रीकल्चर चार्ज विल बी एक्सटेंडेड टू अदर लेंडर। अगर आपने यहाँ से लोन ले लिया, अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी लोन घर की वैल्यू बची इस पर दूसरा बैंक को लोन दे दे, तो ये बैंक एसबीआई अलाउ नहीं करता है। नो सेकंड चार्ज, एग्रीकल्चर चार्ज इस पे अलाउ नहीं है। अब ईएमआई एनएमआई की बात करते हैं। बेस्ड ऑन नेट एनुअल इनकम ऑफ द एप्लीकेंट द मैक्सिमम परसेंट ईएमआई एनएमआई विल बी एज अंडर। जो ईएमआई एनएमआई रेशियो होता है मैं बताता हूँ वो क्या होता है। सुटेबल मंथली इंस्टॉलमेंट, जो आपकी इंस्टॉलमेंट जाएगी, और नेट मंथली इनकम उसका जो रेशियो होगा, यानी कि जो आपकी ईएमआई है और जो आपकी नेट मंथली इनकम है उसका रेशियो क्या होगा। ये भी समय के अनुसार बदलता रहता है, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। और इसमें देखते हैं अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है, 5 लाख तक है, तो आपको 50% यानी कि 50% आप अपनी मंथली इनकम का 50% आप ईएमआई के लिए लगा सकते हैं। जो नेट मंथली इनकम उसका, ग्रोथ का नहीं, नेट मंथली इनकम का। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख तक है तो आप 55%, 55% तक आप ईएमआई दे सकते हैं। अगर आपकी इनकम मोर देन ₹10 लाख है तो आप 60% तक ईएमआई दे सकते हैं। दोस्तों कुछ पॉइंट ऐसे नहीं थे जो मैंने यहाँ पे नोट करे हैं। सिविल के बारे में, मिनिमम सिविल 700+ मोस्टली बैंकों में, और इससे ज्यादा 700+ से ज्यादा किसी की सिविल होती है तो बैंक उसको कम इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। अब डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले तो लोन एप्लीकेशन फॉर्म, हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के देना है बैंक से लेके कि हमें कितने रुपए का ये लोन चाहिए। फिर केवाईसी डॉक्यूमेंट, केवाईसी डॉक्यूमेंट में एक तो हमारा अपना आ जाएगा पैन कार्ड, फॉर्म 60। पैन कार्ड भी लोन में चलता है, पैन कार्ड देना होगा। पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो हमें फॉर्म 60 वो भर के देना है। फिर केवाईसी डॉक्यूमेंट में हमारे आते हैं आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं जो एक्सपायर ना हुआ हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, और जॉब कार्ड इशूड बाय नरेगा वो दे सकते हैं, या लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वो दे सकते हैं। मोस्टली आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड सबके पास मिल जाते हैं। 4 फोटो सबमिट करने हैं हमें। और जो रेजिडेंशियल एड्रेस, मतलब जहां आप रहते हैं, अगर आप किराए के घर में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं तो आपको रेजिडेंशियल एड्रेस के लिए अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, गैस बिल जो भी आपके पास हो रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए आप वो दे सकते हैं। अपने रेजिडेंशियल एड्रेस के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, लैंडलाइन बिल, वाटर बिल, गैस बिल, कुछ भी जो आपके पास है वो दे सकते हैं। सैलरी ड्राफ्ट को क्या क्या देना होता है। लेटेस्ट सैलरी स्लिप फॉर लास्ट 3 मंथ, कुछ लोग 6 मंथ की मांगते हैं, कहीं कहीं पे कुछ बैंक 3 मंथ को प्रेफर करते हैं। तो कम से कम 3 महीने की सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट जो आपको इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है। इनकम टैक्स रिटर्न या फॉर्म 16 फॉर लास्ट 3 ईयर, कोई बैंक 2 ईयर की लेता है, कोई बैंक 3 ईयर की लेता है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फॉर लास्ट 6 मंथ, आपको अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होना है 6 मंथ का, जिस बैंक में आपकी सैलरी आती है। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, किसान है, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम एप्रोप्रिएट अथॉरिटी लाइक तहसीलदार, एडीओ, बीडीओ, आपको अपना इनकम प्रूफ देना है, इनकम सर्टिफिकेट देना है। अच्छा, अदर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर लास्ट 3 ईयर डुअली एक्नॉलेजमेंट इनकम टैक्स अथॉरिटीज। प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अनइनकम्बर्ड, जो हमारी प्रॉपर्टी है उस पर किसी दूसरे बैंक का चार्ज नहीं होना चाहिए। नॉन एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर एरिया में नहीं होनी चाहिए, मतलब एग्रीकल्चर के मैन नहीं आनी चाहिए। नॉन लिटिगेटेड, उस फ्लैट पे, उस प्रॉपर्टी पे कोई केस वगैरह नहीं चलता होना चाहिए। सर्टिफिकेट कंप्लाइंट होनी चाहिए और हमारे पास उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए, ओरिजिनल रजिस्ट्री। ओरिजिनल रजिस्ट्री मतलब ओरिजिनल टाइटल डीड। जैसे दिल्ली में कन्वेंस डीड होती है, सेल डीड होती है, नोएडा में तबलीग डीड होती है, उसके बाद ट्रांसफर डीड होती है। अगर कोई प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट दे देता है, गिफ्ट डीड होती है, कहीं कहीं पे रिलीज डीड भी होती है, ठीक है। और कहीं कहीं भी म्यूटेशन लेटर मिलता है, जो एमसीडी से म्यूटेशन लेते हैं, मतलब रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन होता है तो म्यूटेशन लेटर भी हमें जमा करना पड़ता है। अगर फ्लैट आपके नाम है तो आपको वहां का मेंटेनेंस बिल, वाटर बिल, म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट या कोई भी ऐसी टाइप की चीज आपको देनी होती है। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी से आपको एनओसी बैंक को देनी होती है। अगर वो
प्रॉपर्टी लीज वाली प्रॉपर्टी है, तो नोएडा लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, तो नोएडा जैसे हमारे नोएडा में लीज होल्ड प्रॉपर्टी रहती है, हुडा में लीज होल्ड प्रॉपर्टी रहती है, तो वहां पर आपको उस अथॉरिटी से परमिशन टू मॉर्गेज भी लेना होता है। कंफर्मेशन ऑफ सोसाइटी दैट बैंक लीन ऑन सोसाइटी रिकॉर्डिंग नोटिस, सोसाइटी में कभी कभी हमें वो लीन भी नोट कराना होता है कि मैंने इस बैंक से लोन ले लिया, मैं किसी दूसरे बैंक से लोन नहीं लूंगा। एंड अदर डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट बैंक पैनल एडवोकेट, जो बैंक का पैनल एडवोकेट होता है वो आपकी एक लीगल रिकॉर्ड बनाता है, उसके अनुसार जो भी डॉक्यूमेंट बनाता है वो भी हमें देने होंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट हमारा लॉस्ट है तो उसके लिए, जैसे अगर हमारा डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो जाता है तो एफआईआर पब्लिकेशन 2 न्यूज़पेपर, 1 इन नेशनल 1 इन रीजनल न्यूज़पेपर। सबसे पहले अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट लॉस्ट है तो वो उसकी हमें एफआईआर कर देनी चाहिए और 2 न्यूज़पेपर पब्लिकेशन में उसको पब्लिश करा देना चाहिए। और एक बात और है जो मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी डॉक्यूमेंट लैमिनेटेड नहीं होने चाहिए, हमें कभी भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लैमिनेटेड नहीं कराने चाहिए, अनलैमिनेटेड होने चाहिए, मतलब कोई लैमिनेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप लैमिनेटेड डॉक्यूमेंट बैंक को सबमिट करते हैं तो बैंक उसको डिलैमिनेट कराएगा, क्योंकि लैमिनेटेड डॉक्यूमेंट में ये पता नहीं चलता बैंकों की ओरिजिनल है या ये फोर्ज है। थैंक यू सो मच गाइस। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।